मेरे काम करने वाली जगह की दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी है। उसका फ्रेम बहुत सस्ता सा है। यह फोटो साल 1946 की है। इसमें एक घर दिख रहा है। जब यह फोटो खींची गई थी तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। वह घर दिखने में थोड़ा अजीब है। उसमें 3 मंजिलें हैं और उसकी छतें किसी नुकीली टोपी जैसी लगती हैं। एक मशहूर लेखक ने लिखा है कि बीता हुआ कल एक दूसरे देश जैसा होता है जहां लोग अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन इस फोटो को देखकर मुझे कुछ और ही समझ आता है। मुझे लगता है कि मेरी आज की जिंदगी पराई है और मेरा बीता हुआ कल ही मेरा असली घर है। भले ही वह घर और वह शहर अब पुरानी यादों में कहीं खो गया है। कुछ साल पहले मैं मुंबई वापस गया। मैं अपनी आधी जिंदगी के बाद वहां लौटा था। वहां पहुंचते ही मेरा अचानक मन हुआ और मैंने फोन की मोटी किताब खोलकर अपने पिताजी का नाम ढूंढा। बड़े ताज्जुब की बात थी कि उनका नाम वहां मौजूद था। हमारा पुराना पता और फोन नंबर भी वहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हम कभी सरहद पार किसी दूसरे देश गए ही नहीं हो। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आज की जिंदगी सिर्फ एक सपना है और यही पुरानी बातें असली सच है। फिर मैं उस घर को देखने गया जो फोटो में था। मैं घर के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर के नए मालिकों को आवाज दूं। मैं यह नहीं देखना चाहता था कि उन्होंने घर को अंदर से कितना बदल दिया है। वह पुरानी फोटो काली सफेद थी, इसलिए मेरा दिमाग भी बचपन की यादों को काला सफेद ही देखता था। लेकिन जब मैंने सच में उस घर को देखा तो वहां हर तरफ चटक रंग थे। लाल रंग की छत, कैक्टस के हरे पत्ते और बेलों पर खिले चमकते हुए फूल। शायद उसी पल मेरी मशहूर किताब मिडनाइट चिल्ड्रन का जन्म हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बीते हुए कल को फिर से पाना चाहता हूं। पुरानी धुंधली फोटो की तरह नहीं, बल्कि एकदम असली और चमकते हुए रंगों के साथ। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे बाहर से आए लोगों ने समुद्र को सुखाकर बनाई गई जमीन पर बसाया था। मैं भी बहुत सालों तक अपने देश से बाहर रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं भी अब एक बाहरी ही हूं। मुझे पक्का यकीन हो गया कि मुझे भी अपना शहर और अपना पुराना इतिहास फिर से पाना है। शायद मेरे जैसे लेखक जो अपना देश छोड़कर दूर चले गए हैं, उन्हें हमेशा कुछ खोने का दुख सताता रहता है। उनके मन में पुराने दिनों को फिर से जीने की एक तड़प होती है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक बात का डर भी रहता है। हम इंडिया से इतने दूर आ चुके हैं कि हम उस पुरानी चीज को बिल्कुल वैसा का वैसा वापस नहीं पा सकते जैसे वह पहले थी। इसका मतलब यह है कि हम असली शहर या गांव नहीं, बल्कि कहानियों वाले शहर बनाते हैं। ये ऐसे देश हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में जिंदा होते हैं। जब मैं लंदन में बैठकर अपनी किताब लिख रहा था तो खिड़की के बाहर का नजारा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैं कागज पर लिख रहा था। मुझे बार बार यह परेशानी हो रही थी। शुरू में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बीते हुए समय का दरवाजा खोल दूं और सब कुछ वैसा ही दिखे जैसा वह असल में था, बिना किसी बदलाव के। लेकिन मुझे समझ आया कि मैं तो यादों के बारे में एक कहानी लिख रहा हूं, इसलिए मेरा इंडिया सिर्फ मेरा ही था। यह उन करोड़ों तरह के इंडिया में से सिर्फ एक था जो लोग अपने मन में सोचते हैं। मैंने इसे अपनी तरफ से सच्चा बनाने की पूरी कोशिश की। इसीलिए मैंने अपनी कहानी सुनाने वाले पात्र सलीम को ऐसा बनाया जिसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बातें बताते हुए गलतियां करता है, उसकी यादें कमजोर हैं और वह हालात के हिसाब से चीजें भूल जाता है। असल में जब कोई इंडियन लेखक देश से बाहर रहकर अपने देश के बारे में लिखता है तो वह एक टूटे हुए शीशे की तरह काम करता है।
वह सच्चाई को सिर्फ टुकड़ों में देख पाता है, क्योंकि कुछ टुकड़े तो हमेशा के लिए खो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब बात है, यह टूटा हुआ शीशा भी उतना ही कीमती हो सकता है जितना कि एक साबुत शीशा। चलिए मैं आपको अपने खुद के किस्से से समझाता हूं। अपनी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन शुरू करने से पहले मैंने कई महीनों तक बस यही सोचा कि मुझे 1950 और 60 के दशक की मुंबई की कितनी बातें याद हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि कश्मीर, दिल्ली और अलीगढ़ की यादें भी। मैंने अपनी किताब में अलीगढ़ को आगरा के पास दिखा दिया ताकि ताजमहल वाला मजाक अच्छे से जम सके। मुझे खुद हैरानी हुई कि मुझे कितनी सारी चीजें याद आ गईं। मुझे याद आने लगा कि लोग उन दिनों कैसे कपड़े पहनते थे, स्कूल के वो सीन और मुंबई की बोलचाल के वो शब्द जो मुझे आज भी एकदम वैसे ही याद थे। यहाँ तक कि मुझे पुराने विज्ञापन, फिल्मों के पोस्टर और मरीन ड्राइव पर जलने वाला दीप का चमकता हुआ बोर्ड भी याद आ गया। बिनाका और कोलिनोस टूथपेस्ट के वो फेमस एड्स भी याद आए। मुझे रेलवे लाइन के ऊपर बना वो पैदल पुल भी याद आया, जिसके एक तरफ लिखा था, एसो आपके टैंक में टाइगर भर देता है, और दूसरी तरफ एक मजेदार और उल्टी बात लिखी थी, यमराज की तरह गाड़ी चलाओ और तुम वहां पहुंच जाओगे, यानी सीधा ऊपर। पता नहीं कहां कहां से पुराने गाने मेरे दिमाग में आने लगे। एक गली में गाने वाले का गाना गुड नाइट लेडीज और फिल्म श्री 420 का वह सुपरहिट गाना मेरा जूता है जापानी, यह गाना तो मेरी कहानी सुनाने वाले सलीम के लिए एकदम सही बैठता था। मुझे पता था कि मुझे बहुत कुछ याद आ गया है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि मुझे सब कुछ एकदम साफ साफ याद नहीं था। असल में इन यादों का टुकड़ों में होना ही इन्हें इतना प्यारा और असरदार बना देता है। यादों के ये बचे कुछ टुकड़े और भी जरूरी लगने लगे, क्योंकि वे पुरानी यादों की आखिरी निशानियां थी। टुकड़ों में होने की वजह से छोटी छोटी बातें भी किसी बड़े इशारे, किसी बड़े सिंबल जैसे लगने लगी और मामूली चीजें भी खास बन गईं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन खोदकर पुरानी चीजें ढूंढना। जब हमें मिट्टी से हजारों साल पुराने फूटे हुए मटके मिलते हैं तो उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है, भले ही वे रोजाना इस्तेमाल होने वाली मामूली चीजें ही क्यों न हो, पर उनसे हम पुराने समय को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि बीता हुआ कल एक ऐसा देश है जहां से हम सब निकल कर आ चुके हैं। पुरानी चीजों को खो देना हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। मुझे यह बात एकदम सच लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लेखक अपने देश और अपनी भाषा से दूर हो जाता है उसे यह कमी और भी ज्यादा महसूस होती है। उसकी आज की जिंदगी और उसका बीता हुआ कल दो अलग अलग जगहों पर होते हैं। वह अब कहीं और रहने लगा है। शायद इसी वजह से वह ऐसी जरूरी चीजों के बारे में खुलकर बात कर पाता है जो सबके दिल को छू जाती हैं। पर मैं एक कदम और आगे बढ़कर बात करना चाहता हूं। यादों का यह टूटा हुआ शीशा सिर्फ पुरानी बातों को याद करके दुखी होने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि यह आज के समय में काम करने के लिए एक बहुत अच्छा औजार भी है। एक लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि या तो सब कुछ पूरा देखो वरना सब बेकार। लेकिन हम इंसान कभी भी चीजों को पूरा नहीं देख पाते। हम कोई भगवान नहीं है। हम तो टूटे हुए शीशों जैसे हैं जो सच्चाई को बस टुकड़ों में ही देख सकते हैं। हम सब अधूरे लोग हैं। हम जिंदगी का मतलब छोटी छोटी और टूटी फूटी चीजों से जोड़कर बनाते हैं, जैसे बचपन की बातें, अखबार की खबरें, पुराने फिल्में, छोटी सी जीत और वो लोग
जिनसे हम प्यार या नफरत करते हैं। शायद इसीलिए हम अपने सोचने के तरीके को बचाने के लिए जान तक दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जानकारी बहुत कच्ची चीजों से बनी है। पुराने जमाने की तरह लेखक अब कोई ज्ञानी बाबा नहीं रहे जो दुनिया को ज्ञान बांटे। हम जैसे लोग जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, हमें समझ आ गया है कि कोई भी सच हमेशा के लिए पक्का नहीं होता। हम खुद को बहुत बड़ा नहीं समझते। इसी वजह से हम अपनी दुनिया को बिल्कुल वैसे ही बता सकते हैं जैसे एक आम आदमी उसे रोजाना अपनी आंखों से देखता है। मेरी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन में कहानी सुनाने वाला सलीम एक सिनेमा के पर्दे का एग्जाम्पल देता है। वह बताता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। सोचिए कि आप एक बड़े सिनेमा घर में हैं। पहले आप सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे हैं, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपकी नाक पर्दे से चिपक जाती है। अब आपको फिल्मों के सितारों के चेहरे साफ नहीं दिखेंगे, बल्कि वो नाचते हुए दानों जैसे लगेंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी और अजीब दिखने लगेंगी। तब आपको एहसास होगा कि जो सपना था वही अब सच बन गया है। जैसे जैसे हम पर्दे के पास जाते हैं, कहानी आज के समय की तरह बढ़ती है। जब किताब आज की ताजा खबरों के करीब पहुंचती है तो गहराई से देखने का तरीका बदल जाता है। वह जानबूझकर अधूरी हो जाती है। जैसे मैंने देश में लगी इमरजेंसी के बारे में वैसा नहीं लिखा जैसा 50 साल पहले की बातों के बारे में लिखा था। मुझे लगा कि अगर मैं कल परसों की बातों को ऐसे लिखूं जैसे मुझे सब कुछ पता है तो यह गलत होगा। इसलिए मैंने उस समय के बस कुछ ही हिस्सों और टुकड़ों को दिखाया। एक बार मैं ऑक्सफोर्ड में लेखकों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था। मैं और कई दूसरे लेखक बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि दुनिया को बताने के लिए नए तरीकों की जरूरत है। तभी नाटक लिखने वाले हार्वर्ड ब्रेटन ने एक बात कही। उन्होंने पूछा कि क्या लिखने का मकसद सिर्फ चीजों के बारे में बताना ही है। यह सुनकर सारे लेखक थोड़ा परेशान हो गए और अचानक राजनीति की बातें करने लगे। चलिए ब्रेंटन के उस सवाल को उन इंडियन लेखकों पर लागू करते हैं जो इंग्लैंड में रहकर इंडिया के बारे में लिखते हैं। क्या वे सिर्फ दूर से उस दुनिया के बारे में बता सकते हैं जिसे वे छोड़ चुके हैं, या फिर इस दूरी की वजह से कोई नया रास्ता भी खुलता है? ये सारे सवाल राजनीति से जुड़े हैं, इसलिए इनका जवाब भी राजनीति के तरीके से ही देना होगा। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा, किसी चीज़ के बारे में बताना ही अपने आप में एक राजनीतिक काम है। एक मशहूर लेखक रिचर्ड राइट ने लिखा था कि अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच सच को लेकर एक जंग चल रही थी। वे दोनों दुनिया को जिस तरह देखते थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसलिए दुनिया को बदलने की तरफ पहला कदम यही है कि हम उसे फिर से नए तरीके से देखें और बताएं। खासकर तब जब सरकार सच को अपनी मुट्ठी में कर लेती है और उसे अपनी मर्जी से बिगाड़ने लगती है। जब आज की जरूरतों के लिए बीते हुए कल को बदला जाने लगे, तब यादों पर लिखी गई कहानियां खुद ब खुद राजनीति बन जाती हैं। एक लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ताकत के खिलाफ इंसान की लड़ाई असल में भूलने के खिलाफ यादों की लड़ाई है। लेखक और नेता शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। दोनों ही अपनी सोच के हिसाब से दुनिया को बनाना चाहते हैं। वे दोनों एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं, और एक कहानी या नॉवेल ही वह तरीका है जिससे हम नेताओं के बताए हुए सरकारी सच को मानने से इनकार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में सरकारी सच यह है कि पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त के पूर्वी हिस्से में कोई बुरा काम या जुल्म नहीं किया था।
बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इसी बात को सही बताते हैं। इसी तरह इंडिया में लगी इमरजेंसी के बारे में भी सरकारी बात कुछ और ही है। इंदिरा गांधी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती नसबंदी जैसे बुरे काम हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इंटरव्यू लेने वाले ने इस बात की कोई जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि उन्होंने तो यह कह दिया कि इंदिरा गांधी जी ने यह साबित कर दिया है कि वे डेमोक्रेसी को मानने वाली एक बड़ी नेता हैं। वो किताबें इन सरकारी झूठों को दुनिया के सामने ला सकती हैं, पर क्या हम जैसे लोगों को जो इंडिया से बाहर रहते हैं ये बातें लिखनी चाहिए? क्या हम बस शौकिया तौर पर ये बातें लिख रहे हैं क्योंकि हम तो वहां रोजाना होने वाली मुश्किलों में शामिल नहीं हैं? हमें बोलने से कोई खतरा भी नहीं है और न ही हमारी जान को कोई डर है, तो फिर हमें बोलने का क्या हक है? मेरा जवाब बहुत आसान है। कोई किताब इसलिए अच्छी नहीं होती कि उसे लिखने वाला कितना महान है, बल्कि किताब अपनी कहानी की क्वालिटी से पहचानी जाती है। कई बार खुद की आंखों देखी बातों पर लिखी किताबें भी बहुत बेकार होती हैं, और कई बार कोई लेखक बाहर रहकर भी अपनी सोच से इतनी कमाल की बात लिख देता है जो सबके दिल को छू जाती है। किताबें लिखने का काम ऐसा नहीं है कि सब खास लोग ही कुछ खास बातों पर लिख सकें। जहां तक रिस्क की बात है, एक कलाकार का असली रिस्क उसके काम में होता है। वह अपनी सोच को कहां तक ले जा सकता है और लोगों के सोचने का तरीका कितना बदल सकता है, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छी किताबें वही होती हैं जो बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाएं और कुछ नया करने की हिम्मत दिखाएं। अगर मैं इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय लेखकों की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि 50 और 60 के दशक में लोग अपना देश छोड़कर यहां आए। हम हैं और हम यहीं रहेंगे। हम अपनी पुरानी यादों और पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे एक इंग्लैंड में पैदा हुए बच्चे का यह हक है कि उसे वहां के समाज का हिस्सा माना जाए, वैसे ही हर लेखक का यह हक है कि वह अपनी कला के लिए अपनी पुरानी जड़ों का इस्तेमाल करे। दुनिया भर में जो लेखक अपना घर छोड़कर कहीं और जा बसे, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। अब मैं थोड़ी और साफ बात कहता हूं। जब कोई इंडियन लेखक अपने देश को याद करता है तो उसे थोड़ा बुरा भी महसूस होता है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। जो लोग अपना देश छोड़कर चले गए, उन्हें कभी कभी लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया। हम वो हिंदू हैं जिन्होंने समंदर पार किया, हम वो मुस्लिम हैं जो शायद अब वो खाना खाते हैं जो पहले मना था। हमारी पहचान अब मिली जुली है, थोड़ी यहाँ की और थोड़ी वहां की। कभी हमें लगता है कि हम दो तरह के रहन सहन के बीच मजे में हैं, दो तरह के कल्चर्स के बीच मजे में हैं, तो कभी लगता है कि हम बीच में कहीं फंस गए हैं। लेकिन एक लेखक के लिए यह एक अच्छी जगह है। अगर लिखने का मतलब दुनिया को नए तरीके से देखना है, तो हमारे बीच की यह दूरी हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। शायद अपना काम करने के लिए हमें यही सोचना जरूरी है। मेरी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सब धर्मों को एक समान मानता है। मैं उन भारतीयों की पीढ़ी का हिस्सा हूं जिन्हें यह सिखाया गया है कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे इंडिया की यह बात बहुत पसंद है कि यह किसी एक धर्म की सोच पर नहीं बना है। मेरा पालन पोषण सिर्फ मुस्लिम माहौल में नहीं हुआ। मेरे लिए हिंदू कल्चर कोई पराई चीज नहीं है और न ही मैं इस्लाम को उससे ज्यादा जरूरी मानता हूं। मुझे लगता है कि इसके पीछे मुंबई शहर का हाथ है। मुंबई एक ऐसा बड़ा शहर है जहां इतने सारे धर्म और लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं कि वहां का माहौल ही सबकी बराबरी वाला बन जाता है।
कहानी का हीरो सलीम अपनी पसंद की चीजें कहीं से भी चुन सकता है। शायद इंडिया से बाहर रहकर मेरे लिए ऐसा लिखना और भी आसान हो गया। अब मैं इंडिया के बारे में की गई अपनी बातों पर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इंडिया में मेरी किताब की बुराई की है। उनका कहना है कि इस किताब में बहुत उदासी दिखाई गई है। देश के बाहर रहने वाले लेखक के लिए ऐसी उदासी भरी बातें लिखना शायद आसान लग सकता है, लेकिन मैं इस किताब को सिर्फ दुख या निराशा भरी किताब नहीं मानता। जो बातें कहानी सुनाने वाला कह रहा है वह पूरी तरह से मेरी अपनी सोच नहीं है। मैंने इस कहानी में एक खिंचाव पैदा करने की कोशिश की है, एक टेंशन। सलीम की अपनी कहानी भले ही उसे दुख की तरफ ले जाती है, लेकिन उसे बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने इंडिया के उस टैलेंट को दिखाने की कोशिश की है जिसमें लोग हर मुश्किल के बाद फिर से नए सिरे से खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस किताब में एक के बाद एक नई कहानियां निकलती रहती हैं। यह किताब बहुत भरी पूरी है। इंडिया में जो अनगिनत रास्ते और उम्मीदें हैं वे सलीम के साथ हुई बुरी बातों का बोझ हल्का कर देती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह लिखी गई किताब को कोई सिर्फ दुख भरी काम कह सकता है। इंग्लैंड में रहने वाले इंडियन लेखक सब एक जैसे नहीं हैं। हम में से कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी, तो कोई अफ्रीका से आया है। वीएस नायपॉल जैसे लेखक तो अब बिल्कुल अलग ही पहचान रखते हैं। असल में यह इंडियन शब्द अब बहुत फैल चुका है। इंग्लैंड के इन लेखकों में हर तरह के लोग शामिल हैं। कुछ लोग मजबूरी में अपना देश छोड़ आए, तो कुछ अपनी मर्जी से यहाँ आकर बस गए। कुछ बहुत अमीर हैं जो थोड़े समय के लिए यहाँ रहते हैं, तो कुछ यहीं के पक्के नागरिक बन चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहीं पैदा हुए और उन्होंने कभी इंडिया की जमीन देखी तक नहीं। जाहिर है मैं जो भी कह रहा हूं वह इन सब पर एक जैसा लागू नहीं होता। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अब कहानियां लिखने का पूरा खेल ही बदल गया है। अब इंडिया से जुड़ी कहानियां सिर्फ दिल्ली या मुंबई से नहीं, बल्कि लंदन और बर्मिंघम जैसी जगहों से भी लिखी जा रही हैं। एक और बड़ा बदलाव इंग्लिश भाषा को लेकर सोचने का तरीका है। बहुत से लोग इस बात पर बहस करते हैं कि क्या इंडिया की बातें इंग्लिश में लिखना सही है। मुझे लगता है कि हम इंग्लिश को वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे अंग्रेज करते थे। हमें इस भाषा को अपने काम के हिसाब से फिर से नया बनाना होगा। हम लोग इंग्लिश इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे मन में इस भाषा को लेकर थोड़ी उलझन रहती है। शायद इस भाषा के साथ हमारी जो लड़ाई है वही असल में हमारी असली जिंदगी की मुश्किलों को दिखाती है। हमारे अंदर जो अलग अलग कल्चर्स हैं, जो अलग अलग रहन सहन है और हमारे समाज पर जो बाहरी असर हैं, उनके बीच की लड़ाई इसी भाषा के जरिए बाहर आती है। इंग्लिश भाषा को अपने तरीके से इस्तेमाल करना ही खुद को पूरी तरह आजाद बनाने जैसा है। इंग्लैंड में रहने वाले इंडियन लेखक इंग्लिश भाषा को छोड़ नहीं सकते। उनके बच्चे इसी भाषा को बोलते हुए बड़े होंगे और शायद यही उनकी पहली भाषा होगी। अपनी नई पहचान बनाने के लिए इंग्लिश भाषा बहुत जरूरी है। हमें इसे हर हाल में गले लगाना ही होगा। ट्रांसलेशन शब्द का एक मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। हमें भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में लाया गया है, इसलिए हम बदले हुए, हम ट्रांसलेटेड लोग हैं। लोग कहते हैं कि जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तो कुछ चीजें खो जाती हैं, पर मेरा पक्का यकीन है कि इसमें कुछ नया और अच्छा मिल भी सकता है। यहाँ रहकर एक इंडियन लेखक होने का मतलब है कि रोज
नए सवालों का सामना करना। इंडिया से बाहर इंडियन होने का असली मतलब क्या है? हम अपने पुराने तौर तरीकों, अपने कल्चर को कैसे बचा कर रखें कि वो पत्थर जैसे बेजान न हो जाए? हम अपने लोगों और समाज में बदलाव की बात कैसे करें कि हमारे दुश्मन उसका गलत फायदा न उठा सकें? अगर हम बाहर के देशों की सोच और बातों को बिल्कुल न माने तो उसका क्या नतीजा होगा? और अगर हम उन बातों को मान लें और अपनी पुरानी जड़ों को छोड़ दें तो क्या होगा? ये सारे सवाल घूम फिर कर एक ही बात पर आते हैं, हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए? मैं इन सवालों का कोई बना बनाया जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस यह बता रहा हूं कि ये वो बातें हैं जिनसे हम सबको खुद ही निपटना होगा। अब मैं अपनी बात से थोड़ा बाहर निकलकर यह बताना चाहता हूं कि एक इंडियन लेखक और यहाँ के गोरे लोगों के बीच कैसा रिश्ता होता है। मेरी उम्र के मुंबई के उन बच्चों की तरह जो अच्छे परिवारों में पले बढ़े, मैं भी एक सपनों वाले इंग्लैंड की बातें सुनकर बड़ा हुआ। वह मेरे लिए एक दोस्त जैसा था। उस सपनों वाली दुनिया में लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट मैच होते थे, रेडियो पर मैच की कमेंट्री सुनाई देती थी और बॉलर बिना थके शानदार बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों को बॉल फेंकते थे। हम बचपन में मजेदार कहानियां पढ़ते थे और उनमें दिखाए गए अजीब इंडियन कैरेक्टर्स को देखकर बुरा मानने के बजाय मुस्कुरा देते थे। मेरा इंग्लैंड आने का बहुत मन था, मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा था। सच कहूं तो इंग्लैंड ने मेरे साथ अच्छा ही किया, पर फिर भी मुझे उनका शुक्रिया अदा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ इसलिए आसान रही क्योंकि मैं एक अच्छे और पैसे वाले परिवार से हूँ। मेरा रंग साफ है और मैं अंग्रेजों जैसा एक्सेंट अपनाकर इंग्लिश बोलता हूँ। अगर ये चीज़ें मेरे पास न होती तो मेरी कहानी कुछ और ही होती। असल में वो सपनों वाला इंग्लैंड सिर्फ एक सपना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दुख की बात यह है कि बहुत से गोरे लोग इस सपने से बाहर नहीं निकलना चाहते। हाल ही में रेडियो पर एक हंसाने वाले आदमी ने मुझसे बहुत सीरियस होकर पूछा कि मुझे वोग, एक पुराना बुरा शब्द, कहलाने से क्या दिक्कत है। उसने कहा कि उसे तो यह शब्द बहुत प्यारा लगता है। उसने बताया कि एक बार चिड़ियाघर के एक आदमी ने उसे कहा था कि ये वोग लोग जानवरों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। वे अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हैं और जानवरों को ऐसा लगता है जैसे वे अपने ही घर में हों। यह सुनकर मुझे लगा कि पुराने जमाने की वो गंदी और गलत सोच आज भी लोगों के बीच जिंदा है। जैसे बहुत पहले अमेरिका में हुआ था, वैसे ही आज गोरे और काले लोगों का समाज को देखने का तरीका एक जैसा नहीं है। कहानियों में कल्पना और असलियत को मिलाना एक अच्छा तरीका है। इससे हम पुराने जमाने की कहानियों और अपनी पुरानी संस्कृति का इस्तेमाल करके एक नई और आज के जमाने वाली दुनिया बना सकते हैं। हम जैसे इंडियन लेखक जो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं, हम दुनिया को दो तरह से देख सकते हैं। हम इस समाज के अंदर के भी हैं और बाहर के भी। हमारे पास यह दोहरी नजर है, यह डबल विजन। यह नजरिया किसी भी एक तरह की सोच से कहीं ज्यादा काम का है। लेकिन एक आखिरी और बहुत जरूरी बात है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। वह यह है कि हम खुद को सिर्फ अपने ही लोगों और अपनी ही छोटी दुनिया में बंद न कर ले। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर हम सिर्फ अपने ही दायरे में रहें तो यह खुद को एक तरह की जेल में कैद करने जैसा होगा, जैसा साउथ अफ्रीका में पुराने समय में होता था। हमें अपनी सोच को छोटा नहीं बनाना है, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़कर रहना है। यहां से यह सवाल उठता है कि कोई लेखक किसके लिए लिख रहा है। मेरा छोटा सा जवाब यह है कि लिखते समय मैंने कभी किसी खास पढ़ने वाले के बारे में नहीं सोचा। मेरे दिमाग में कुछ बातें, कुछ लोग
और कुछ किस्से होते हैं। मैं बस उन चीज़ों को पन्ने पर उतारने के लिए लिखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब काम पूरा हो जाए तो दूसरों को भी इसमें मजा आए। लेकिन वे दूसरे लोग कौन हैं? जब मैं मिडनाइट चिल्ड्रन लिख रहा था तो मुझे लगा कि अगर इंडिया और उसके आसपास के रहने वालों ने मेरी किताब को पसंद नहीं किया तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। फिर चाहे दुनिया के बाकी देशों के लोग इसकी कितनी भी तारीफ करें, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं उन लोगों के लिए लिखता हूँ जो मेरी कहानी को अपनी कहानी समझ सकें, और उन सब के लिए भी जहां तक मेरी आवाज पहुंच सके। मेरी सोच भी ठीक वैसे ही है जैसे एक मशहूर अमेरिकी लेखक रॉल्फ एलिसन की थी। उन्होंने लिखा था कि उनका मन था कि वो अपने समाज के प्रति अपने प्यार और बाहर की दुनिया की अच्छी चीजों को एक धागे में पिरो सकें। कला मन का एक गहरा लगाव है और हमारी सोच सबसे बेहतरीन काम तभी करती है जब वह पूरी तरह आजाद हो। दुनिया के दूसरे हिस्सों के लेखकों को हमेशा से आजादी मिली है कि वे किसी भी विषय पर लिखें। यहां तक कि वहां के कलाकारों ने एशिया और अफ्रीका की कला से भी बहुत कुछ सीखा और अपनाया है। मुझे पूरा यकीन है कि हमें भी खुद को उतनी ही आजादी देनी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में रहने वाले इंडियन लेखकों के पास एक और पुरानी विरासत भी है, एक और पुरानी ट्रेडिशन। यह उन लोगों का इतिहास है जो अपना देश छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। हम उन सबको अपना पूर्वज मान सकते हैं जो बाहर से आकर यहां बसे। हमारा बीता हुआ कल अब इंग्लैंड का ही हिस्सा है। जैसे हमारे लिए टैगोर जरूरी हैं, वैसे ही मार्क्स भी हमारे अपने हैं। अमेरिका भी बाहर से आए लोगों का ही देश है। वहां के लेखकों ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं कि कैसे लोग एक नई दुनिया और नए माहौल में रहना सीखते हैं। अगर हम जान लें कि हमसे पहले यहां आए लोगों ने कैसे काम किया तो हम भी वैसा ही कमाल कर सकते हैं। यह तो बस सोचने का एक तरीका है। आज के समय में हम सब पूरी दुनिया के लेखक बन चुके हैं। आजकल एक देश का लेखक दूसरे देश के लेखक से बहुत कुछ सीखता है। बाहर से आए लेखक के लिए सबसे अच्छी आजादी यही है कि वह खुद चुन सकता है कि वह किस तरह के लेखकों के परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। मेरे अपने पसंदीदा लेखकों में गोगोल, काफका जैसे नाम शामिल हैं। यह एक ऐसा परिवार है जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सॉल्वेलो की एक नई किताब में एक बहुत प्यारी तस्वीर दिखाई गई है। उसमें एक कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। किताब का मेन कैरेक्टर सोचता है कि कुत्ता शायद इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वह अपनी छोटी सी जिंदगी से परेशान है। वह कुत्ता कह रहा है, भगवान के लिए इस दुनिया को थोड़ा और बड़ा करो। असल में लेखक यहां सिर्फ कुत्तों की बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि उस कुत्ते जैसा गुस्सा और वैसी ही इच्छा मेरी भी है और हम सब की भी। हम सब यही चिल्लाकर कहना चाहते हैं, भगवान के लिए इस दुनिया को हमारे लिए थोड़ा और बड़ा कर दो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।